हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे एक बार अपन ही नहीं दिख रहे हैं अभी तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटे एक बार साउंड और वीडियो चेक करें। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट बेटे एक बार साउंड और वीडियो चेक करें। शुरू करो। टीवी बंद है, टीवी चालू करना है यार। सर कहाँ हैं? सर यहाँ हैं। एब्लिक्स डो गायब हैं। गुड मॉर्निंग अनुष्का, शुभम, एब्लिक्स, गुड मॉर्निंग। बेटे अटेंडेंस लगाओ, कौन कौन है ऑनलाइन जल्दी से। सुमित गुड मॉर्निंग, शशांक गुड मॉर्निंग। चलो आगे चलेंगे जल्दी से। कल कहां तक हमारा हो चुका था बेटे? ये हमारा शायद अकाउंटिंग इक्वेशन पूरा हो चुका था। पेज नंबर 1.2 प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके थे। अगला जो टॉपिक बनता है वो बनता है बेटे जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग एंड ट्रायल बैलेंस। हालांकि ये वाला टॉपिक भी आपने सीएमए फाउंडेशन के अंदर पढ़ रखा होगा ठीक ठाक तरीके से। सीएमए फाउंडेशन के अंदर नहीं भी पढ़ा होगा तो 11th-12th में तो अच्छा खासा ठीक ठाक तरीके से पढ़ भी चुका होगा। लेकिन फिर भी एक बार हल्का सा ऊपर ऊपर से ही सही जाना तो जरूरी है। शुरू करें। तो यहां पर अब बात आती है आपके अकाउंटिंग साइकिल के स्टेप नंबर 2 की। अभी तक बेटे हमने क्या कंप्लीट किया है? इतने दिनों में बेटे हमने कंप्लीट किया है स्टेप नंबर 1। क्या हुआ करती थी स्टेप नंबर 1? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। आइडेंटिफिकेशन तो हो गई, पता चल गया क्या ट्रांजैक्शन है, क्या इवेंट्स है। यही पता चल गया कि कौन से ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। यह भी पता चल गया कि ट्रांजैक्शंस का फाइनेंशियल इंपैक्ट कैसे देखा जाता है। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट कैसे देखा जाता है, यही पता चल गया। अब बात आती है यहाँ पर स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 क्या होगा बेटे आपके लिए? रिकॉर्डिंग। ठीक है ना। रिकॉर्डिंग का मतलब है बेटे यहाँ पर कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो होते समय इमीडिएटली इसे कहीं ना कहीं अकाउंट के बुक में लिखना जरूरी होता है। सभी जानते हैं बेटे किसी भी आदमी की मेमोरी अनलिमिटेड तो नहीं हो सकती कि एक बार अपन ने जो देख लिया, जो पढ़ लिया, जो सुन लिया वो हमेशा हमेशा चिर परिचित याद रहेगा, जीवन पर्यंत याद रहेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है। ऐसे तो बेटे एक ही इंसान को मैंने सुना है, स्वामी विवेकानंद। उसके बाद तो बेटे कोई दूसरा स्वामी विवेकानंद आज तक पैदा ही नहीं हुआ। अब क्या करें? तो ऐसी कंडीशन में जब आपको पता है कि सारी चीजें आप हमेशा याद नहीं रख सकते तो इट इज ऑलवेज बेस्ट कि आप इन चीजों को कहीं ना कहीं लिख लें। तो जब कभी कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उन बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम भी कहीं ना कहीं लिख के रख लेते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक। लिखने का अपना एक तरीका होता है। देयर इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। तो इसी को हम लोग कहते हैं जर्नल एंट्री बनाना। ठीक है ना। तो सर ये ट्रांजैक्शन, सबसे पहला सवाल है कहाँ लिखे जाएंगे? तो यहाँ इसके लिए एक अलग से बुक मेंटेन की जाएगी। जैसे होता है ना अकाउंट के लिए आपने एक अलग रजिस्टर मेंटेन किया। इसके बाद में टैक्स की क्लास है ना, कॉस्टिंग की क्लास है, उसके अंदर अलग रजिस्टर मेंटेन किया। टैक्स की क्लास के लिए अलग रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं आप। लॉ के लिए एक अलग रजिस्टर, कम से कम 4 रजिस्टर तो मेंटेन कर ही रहे होगे, ज्यादा कुछ करो या मत करो। तो वैसे ही क्या होता है अकाउंटिंग के अंदर भी जो रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं ना, उनको ही हम लोग क्या कह देते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट। तो कुल मिला के कुछ नहीं है, आपको एक रजिस्टर या एक नोटबुक मेंटेन करनी है। नोटबुक मेंटेन करनी है और ऐसी नोटबुक अलग से मेंटेन करनी है जहां पर जब ट्रांजैक्शन होगा तो पहली बार आप तुरंत उसको इमीडिएटली वहीं पर रिकॉर्ड करेंगे। तो ऐसी जो बुक होती है उस बुक को कहा जाता है बेटे जर्नल। ठीक है ना। अब हालांकि जर्नल का कायदे से लिटरल मीनिंग देखोगे तो कुछ और ही होता है। जर्नल का मतलब होता है डे बुक, यानी आपकी जितनी डेली एक्टिविटीज है। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे, हमेशा अपने साथ में एक डायरी लेके चला करते थे और अपनी डेली एक्टिविटी को उसके अंदर रिकॉर्ड करते थे। इंपॉर्टेंट। अब ऐसा नहीं कि सवेरे उठा तो फिर मैंने ब्रश किया, तो मैं घूमने गया, तो मैंने एक्सरसाइज किया, तो मैंने नाश्ते में चूड़ा खाया कि चकली खाया, भगवानी वाली, ये सब नहीं रिकॉर्ड करते थे।
जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनकी फ्यूचर में ज़रूरत पड़ सकती है, किसी से पैसे उधार लिए, किसी को पैसे उधार दिए, या अगर कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन में जाना है, कहीं जाना है, तो ये डेली जो एक्टिविटीज़ होती थी उनके लिए वो छोटी सी डायरी हमेशा। तो कभी इंग्लिश मूवी देखोगे ना, तो इंग्लिश मूवी देखना अक्सर आपको एक आदमी दिखेगा जो जेब से ऐसे डायरी निकालता है, फिर उसके बाद में उसका ऐसा रैपर करके खोलता था, उसका जो कवर होता था ना वो भी प्योर लेदर का कवर होता था। तो ऐसे वो लोग डायरी मेंटेन करते थे, उसको कहा जाता था जर्नल। तो जर्नल का मतलब ये होता था डे बुक। डे बुक मतलब जिसमें आप अपने डेली के एक्टिविटीज या जो भी आपकी एक्टिविटीज है उसको आप रिकॉर्ड करेंगे, उसको कहा जाता था जर्नल। वर्ड कहां से आया? एक फ्रेंच वर्ड था जॉर, ठीक है। अब जॉर बोलते हैं, प्रोनाउंस और कुछ और करते हैं तो मैं नहीं मालूम, बिकॉज आई एम नॉट अ फ्रेंच पर्सन, लेकिन एक वर्ड हुआ करता था जॉर, JOUR, जॉर। सर जॉर का मतलब क्या होता था? जॉर का मतलब होता था अ डे, सिंगल डे। सिंगल डे को फ्रेंच में क्या कहा जाता था? जॉर। तो एक सिंगल डे के ट्रांजैक्शन जिस बुक में आप रिकॉर्ड करेंगे वही आपके लिए क्या हो जाएगी? जर्नल एंट्री, ठीक है। जर्नल वाली बुक को क्या कहा जाने लगा? जर्नल कहा जाने लगा, ठीक। तो बस आपने कोई भी गुड्स परचेस किया, जैसे ही परचेस किया तुरंत आपने अपनी बुक में रिकॉर्ड कर दिया। आपने किसी को गुड्स बेचा, कैश में बेचा होगा तो भी ठीक, क्रेडिट में बेचा होगा तो भी ठीक, तुरंत आपने अपने अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड कर दिया। आपने एसेट परचेस करी, एसेट बेची, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, सैलरी पे करी, रेंट पे किया, इंटरेस्ट का खर्चा पे किया, जो भी किया हो, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन हुआ तुरंत आपने उसे अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो डेली बेसिस पर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के, उनको हम इसी बुक में रिकॉर्ड करते चले जाते हैं। इसीलिए जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है इमीडिएटली हमारी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड हो जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्योंकि ओरिजिनली पहली बार ट्रांजैक्शन किसके अंदर रिकॉर्ड होने वाला है? आपका जर्नल प्रॉपर के अंदर रिकॉर्ड होने वाला है। ट्रांजैक्शन आर ऑल्सो फर्स्टली, ट्रांजैक्शन विल ऑल्सो फर्स्टली रिकॉर्डेड इन दिस बुक। आगे चलें। अब क्योंकि ओरिजिनल जो ट्रांजैक्शन है, ओरिजिनल ट्रांजैक्शन इसी बुक में आपका रिकॉर्ड हो रहा है, देयरफॉर दिस बुक इज आल्सो नोन एज व्हाट? बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री या बुक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री। पहली बार ट्रांजैक्शन आपका किस बुक में रिकॉर्ड हुआ? इसी बुक में रिकॉर्ड हुआ, देयरफॉर दिस बुक इज आल्सो नोन एज प्राइमरी एंट्री। सर आप प्राइमरी वर्ड यूज कर रहे हो, मतलब कुछ सेकेंडरी भी आता है क्या? हाँ, प्राइमरी के साथ सेकेंडरी तो नहीं आता, सब्सिडरी आता है, ठीक है ना। तो जहां पर पहली बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा वो बुक कौन सी? प्राइमरी। नहीं, अभी तो जनरल तो ठीक है, एक क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। जहां पर पहली बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा वो बुक कौन सी? प्राइमरी। एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने के बाद जब उसकी लेजर पोस्टिंग आप करोगे तो एक बार और रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी आपको। तो लेजर पोस्टिंग में दूसरी बार रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है ना, इसलिए उसको हम लोग कौन सी बुक कहते हैं? सेकेंडरी बुक, ठीक है ना। अब सर सब्सिडरी बुक क्या होती है फिर? सब्सिडरी बुक मतलब लेजर के सब्स्टिट्यूट्स, जो भी आप अपने ट्रांजैक्शन को लेजर में रिकॉर्ड करते हैं उनकी जो सब्स्टिट्यूट बुक्स होती हैं उनको क्या कहते हैं हम लोग? सब्सिडरी बुक कहते हैं। तो आज का हमारा डिस्कशन सिर्फ जर्नल पे है तो उसी पे बात करेंगे। तो पहली बार ट्रांजैक्शन होता है, इमीडिएटली आप इसे अपनी जर्नल प्रॉपर के अंदर या अपने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं, तो ओरिजिनली ट्रांजैक्शन पहली बार यहीं पर रिकॉर्ड हो रहा है, देयरफॉर इट इज नोन एज द बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, और प्राइमरी बुक ही कहते हैं इसको। अब आपने रजिस्टर तो खरीद लिया, रजिस्टर के ऊपर नाम भी क्या लिख दिया आपने? बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिख दिया रजिस्टर के ऊपर, क्या? जर्नल। जर्नल का मतलब क्या? अब डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शन इसी रजिस्टर में हमारे रिकॉर्ड होंगे, तो क्या लिख दिया आपने ऊपर? जर्नल लिख दिया, जर्नल। यस सर, डन। जर्नल लिखने के बाद अब क्या होगा भाई? कोई ट्रांजैक्शन होगा तो रिकॉर्ड भी तो करना पड़ेगा। तो हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का अपना एक स्पेसिफिक सिस्टम है, ठीक। तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस होती है उसको कहते हैं हम लोग जर्नलाइजिंग। क्या कहते हैं हम लोग? जर्नलाइजिंग। जर्नलाइजिंग के बाद ट्रांजैक्शन को अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करने के बाद फाइनली जो ट्रांजैक्शन अकाउंट की बुक में जिस शक्ल में रिकॉर्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जर्नल एंट्री, ठीक है ना। क्या कहते हैं हम लोग? जर्नल एंट्री। तो एक वर्ड हो गया जर्नल। जर्नल का मतलब क्या? जल्दी बोलो, जर्नल का मतलब क्या? वो बुक जिसमें आप ट्रांजैक्शन होते से ही तुरंत प्रभाव से इमीडिएटली रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज व्हाट? जर्नलाइजिंग। ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड हो जाएगा तो रिकॉर्ड होने के बाद उस ट्रांजैक्शन को क्या कहेंगे? जर्नल एंट्री। समझ में आ गया? तो जो लिखा है वो जर्नल एंट्री, लिखने की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो जर्नलाइजिंग, और जिस बुक में लिखा है वो क्या है? आपकी जर्नल। इतना ठीक। अब क्या होता है, हर एक ट्रांजैक्शन की हमने, चलो लिखने का अपना एक तरीका हमने लिख तो लिया, लेकिन लिखने के बाद हर एक ट्रांजैक्शन की अपनी एक ये भी होती है, समरी भी बनानी पड़ती है।
ताकि भाई कल को अगर याद करना हो कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन क्या हुआ था तो पता तो रहना चाहिए ना। तो बेटे यहाँ पर आपको एक समरी बनानी पड़ेगी, तो एक लाइन के अंदर वन लाइनर समरी, जैसे होता ना किसी चीज को याद रखने के लिए अपन ने वन लाइनर बना दिया, ठीक है। कुछ कुछ बेटे जैसे बचपन में आप जब छोटे छोटे थे मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे, तब आपको बताया गया कि पहले आप स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर वो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऐड लेस करेंगे, ऐसा कुछ ना बॉड मास ऑड मास रूल कह देते थे जिसको अपन, है कि नहीं। तो ये सब याद रखने के तरीके होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ट्रांजैक्शन ओरिजिनली हुआ था उसको भी याद रखने के लिए अल्टीमेटली आप क्या करेंगे, एक छोटी सी समरी लिख देते हैं। इस समरी को क्या कहा जाता है, नरेशन, ठीक। तो यहाँ पर अब सवाल ये है कि सर नरेशन भी लिख दिया, अब लिखा कैसे जाए, जर्नल एंट्री बनाई कैसे जाए, व्हाट आर द डिफरेंट रूल ऑफ एंट्री, जर्नल एंट्री के अलग अलग रूल क्या होते हैं। तो बेटे जर्नल एंट्री बनाने के कई अलग अलग रूल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सबसे पहले जर्नल एंट्री सीखने के पहले आपको सीखना पड़ता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और ये जो रूल्स हैं इन्हीं रूल्स को फॉलो करके आप अपनी एंट्री बनाना शुरू करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है ना। सर ये डेबिट एंड क्रेडिट क्या होता है पहले ये तो बताओ, उसके बाद में आगे चलेंगे। बताओ बेटे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट, जल्दी बताओ। हाँ बताओ ना बेटे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट, जो चीज आनी है, ठीक है ना। देखो बेटे सीधा सीधा हिसाब किताब है, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना हो तो डेबिट को बेटे हम लोग कह देते हैं लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज इज नोन एज व्हाट, डेबिट। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पेज इज known as debit and right hand side of the page, right hand side, सर ये लिखना है नहीं, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है। right hand side of the page is known as credit, is known as credit। सर ये डेफिनेशन तो कभी जमाने में हमने आज तक नहीं सुनी, ये भगवान जाने कहां से आप अपनी डेफिनेशन उठा लाए। तो अलग अलग तरीके से देखा जाता है डेबिट का मतलब क्या होता है और क्रेडिट का मतलब क्या होता है। पहले मैं आपको बताता हूं ये वर्ड आए कहां से, कैसे आए, ठीक। सुनो, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के अंदर कायदे से देखा जाए तो दो ही चीजें होती हैं, या तो आप पैसे लेके आओगे या तो आप पैसे खर्च करोगे, दो ही एक्टिविटी है कायदे से। बिजनेस के अंदर पैसे लेके आओ और जो पैसे लेके आए उसको खर्चा करो, और ऐसे खर्चा करो ताकि आप उस पैसों से और पैसा बना सको, यही धंधा होता है, और तो धंधे के अंदर कुछ नहीं होता। पहली बात, अब आप यहां से सही तरीके से अकाउंटिंग पढ़ना शुरू कर चुके हैं, और अकाउंटिंग पढ़ने के लिए मैं आपको सबसे पहले एक इंप्लाइड रिक्वायरमेंट बता देता हूं। आप भले ही बिजनेसमैन ना हो लेकिन आपको बिजनेस की नॉलेज पूरी होनी चाहिए, बिकॉज अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जिसने बिजनेस को समझा है वही उसकी लैंग्वेज बोल सकता है, वो इसकी लैंग्वेज अकाउंट की किताब में लिख सकता है। और जिसको धंधा समझ में नहीं आता वो सब काम कर सकता है लेकिन अकाउंटिंग तो नहीं कर सकता कम से कम, क्योंकि तुमको धंधा समझ में नहीं आता तो तुम लिखोगे कैसे उसको, पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर अकाउंटिंग करनी है तो बिजनेस की लैंग्वेज तो समझनी पड़ेगी, आपकी मजबूरी है। अब बिजनेस के अंदर कायदे से दो ही चीज, एक बिजनेसमैन क्या करता है, एक बिजनेसमैन पैसे लेके आता है, पैसों का इंतजाम करता है, धंधे के अंदर पैसे इन्वेस्ट करता है, उसी पैसों को इन्वेस्ट करने के बाद कुछ एसेट्स खरीदेगा, उसी एसेट को यूटिलाइज करना शुरू करेगा, यूटिलाइज करेगा उससे और पैसे कमाएगा, और ये उसका लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। तो बिजनेस के अंदर पैसे लाना और उन पैसों को खर्च करना, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक। अब यहां पर जब भी आप कहीं से पैसे लेके आते हैं, कहीं से ना कहीं से तो पैसे लाए होगे, या तो आप अपने घर से पर्सनल एसेट लेके आए होगे जो आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करी है, या तो आपने बैंक से लोन लेके आए होगे, या तो अपने दोस्तों उधारों से पैसे उधार लेके आए होगे, या तो अपने रिलेटिव से पैसे उधार लेके आए होगे, कहीं से तो पैसे उधार लेके आए होगे ना। तो जहां से आप पैसे उधार लेके आए उनको कहा जाता है सोर्सेस ऑफ फंड। क्या कहा जाता है बेटे, सोर्सेस ऑफ फंड। वो ये बताता है कि हमने इतनी इतनी जगह से इतना इतना पैसा उधार लेके आए। उसके बाद जितने पैसे आप उधार लेके आए उसको कहीं ना कहीं खर्चा भी किया होगा आपने, तो जो आपने पैसे खर्च किए हैं उसको क्या कहा जाता है, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक है ना। उसको क्या कहते हैं हम लोग, एप्लीकेशन ऑफ फंड। जैसे कि कल बेटे हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे थे और एक अकाउंटिंग इक्वेशन बड़ी डिटेल में हमने बनाई थी, इस अकाउंटिंग इक्वेशन को बार बार हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है ना।
सबसे पहले इसने कहा था कि भाई बिजनेसमैन ने कैश ₹1,35,000, स्टॉक 18,000 और 17,000 के फर्नीचर से अपना बिजनेस शुरू किया। तो पैसे या फंड या एसेट कहां से आई? प्रोपराइटर की पर्सनल एसेट में से आई। तो सोर्स ऑफ फंड क्या था? कैपिटल। लेकिन इससे कौन कौन सी एसेट आपको हासिल हुई? कैश, स्टॉक और फर्नीचर। ये क्या है आपके लिए? एप्लीकेशन ऑफ फंड। समझ में आया? उसके बाद अगले ट्रांजैक्शन में आपने कहा कि भैया हमने 13,000 का फर्नीचर क्रेडिट में परचेस किया, याद आया? तो अब आपने क्रेडिट में परचेस किया, तो अब आपने फंड का इंतजाम कहां से किया? पैसों का इंतजाम कहां से किया? हालांकि आपने कैश नहीं दिया, लेकिन कहीं ना कहीं से तो फंड का अरेंजमेंट किया ना आपने। आपको फंड किसी ने उधार दिया होगा, हालांकि उधारी आपको कैश के फॉर्म में नहीं दी, लेकिन फर्नीचर तो दिया ना उसने। तो व्हाट इज द सोर्स? क्रेडिटर्स। आपने किससे उधार लिया? एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन? इट विल इंक्रीज द एसेट ऑफ फर्नीचर। तो यहां पर होता यही है बिजनेस के अंदर, एक होता है सोर्स ऑफ फंड और एक होता है एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड को कहा जाता था क्रेडिट। क्या कहा जाता था बेटे? क्रेडिट। और एप्लीकेशन ऑफ फंड को क्या कहा जाता था? डेबिट। अब इन्होंने कहा भैया व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंड? दैट इज नोन एज क्रेडिट। एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फंड? दैट इज नोन एज डेबिट। अब सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड कौन बार बार बोले? तो उन्होंने कहा छोटा सा नाम रखो, चुन्नू मुन्नू सोनू मोनू टोनू टाइप का, तो उन्होंने नाम रख दिया क्रेडिट। एप्लीकेशन ऑफ फंड कौन बार बार बोले? तो उन्होंने क्या नाम रख दिया यहां पर? डेबिट। और इन्होंने शॉर्टकट बना दिया, क्रेडिट का शॉर्टकट क्या बना दिया? CR। डेबिट का शॉर्टकट क्या बना दिया? DR। सर क्रेडिट की स्पेलिंग में तो R है, इसलिए CR डॉट लिखना तो बात समझ में आती है। डेबिट की स्पेलिंग में तो R ही नहीं है, यहाँ पे DR डॉट कहाँ से आ गया? ठीक है, ये सवाल बेटे अक्सर पता है कौन सी क्लास में पूछा जाता है? CS एग्जीक्यूटिव की क्लास में अक्सर पूछा जाता है कि सर DR में R कहाँ से आया? तो एक्चुअली बेटे वहां पर एक लैटिन वर्ड है डेबर करके, डेबर से बना है वर्ड कौन सा? डेबिट। तो जो शॉर्टकट बना वो डेबर से बना, इसलिए उसके अंदर R लिखा हुआ है, और कोई बड़ा रीजन इसके ऊपर नहीं है। तो एक तरीका तो समझने का ये हो गया कि भैया जब भी सोर्स ऑफ फंड होगा, कोई भी अगर ट्रांजैक्शन होगा, तो ट्रांजैक्शन के अंदर एक सोर्स होगा और दूसरा एप्लीकेशन होगा। तो जो सोर्स ऑफ फंड है वो क्या कहलाएगा? क्रेडिट। और जो एप्लीकेशन ऑफ फंड है वो क्या कहलाएगा? डेबिट। तो किसी भी ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट आपको हमेशा अपनी अकाउंट की बुक में रिकॉर्ड करने। दो इफेक्ट कौन कौन से? एक डेबिट इफेक्ट यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड, दूसरा क्रेडिट इफेक्ट यानी सोर्स ऑफ फंड। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको पता होना पड़ेगा कैसे डेबिट ढूंढते हैं, कैसे क्रेडिट ढूंढते हैं, किसको डेबिट किया जाए, किसको क्रेडिट किया जाए। तो इसी को, ये ढूंढने को, किसको डेबिट किया जाए, किसको क्रेडिट किया जाए, इसी ढूंढने को हम लोग कहते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। पहली बात तो सर इसको पता करने का और कोई दूसरा तरीका? बेटे देखो, अकाउंटिंग करना है, बड़ी सिंप्लीफाइड तरीके से अकाउंटिंग करनी है। तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट का मैंने एक मतलब समझा दिया कि आपके पास में जो नोटबुक है, आपके पास में जो पेज है, पेज को 20 से 2 पार्ट में मोड़ लें। मोड़ते ना अपन 20 से पेज, तो एक क्रीज बन जाएगी क्रीज। तो क्रीज के जो लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा होगा वो क्या होगा? आपका डेबिट। और क्रीज के जो राइट हैंड साइड वाला हिस्सा होगा क्या होगा? आपके लिए क्रेडिट। ठीक। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी सोर्स ऑफ फंड है तो उसे कहां लिखा जाएगा? पेज के राइट हैंड साइड में। और कोई भी अगर एप्लीकेशन ऑफ फंड है तो उसे कहां लिखा जाएगा? पेज के लेफ्ट हैंड साइड में। ये लिखने का तरीका बना लिया लोगों ने, क्योंकि अब अकाउंटिंग तो सीखनी है। अब अकाउंटिंग सीखनी है तो कोई सिस्टम भी होना चाहिए। तो उन्होंने सिस्टम ये बनाया कि भाई कोई भी ट्रांजैक्शन आप परफॉर्म करते हैं तो एक होगा सोर्स ऑफ फंड, यानी कहां से आपने फंड का अरेंजमेंट किया, और दूसरा होगा एप्लीकेशन ऑफ फंड, यानी कहां आपने अपने पैसों को खर्च किया। सोच के देखो बेटे, आपने अपना घर खरीदने के लिए बैंक से होम लोन लिया। ठीक, क्या लिया आपने? होम लोन। आपने घर खरीद लिया, बैंक वालों ने लोन दे दिया, फंड का इंतजाम कहां से किया आपने? बैंक से लोन लेके किया था आपने। इस पैसे को इस्तेमाल कहां किया? इस फंड का यूज कहां किया? घर खरीदने में। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ फंड? बैंक लोन। बट व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ फंड? परचेस ऑफ हाउस। ठीक है, आपने फर्नीचर खरीदा, कैश दिया आपने, इस बार कैश में फर्नीचर खरीदा आपने। पैसे का इंतजाम कहां से हुआ? सर हमारे पास कैश की एसेट पड़ी हुई थी ना, उसी को यूज किया हमने। मुद्दा तो यही है कि नहीं? अब आपने अपनी कैश की एसेट को यूज किया है तो ये आपके लिए क्या है? सोर्स ऑफ फंड। क्या खरीदा? फर्नीचर। फर्नीचर क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फंड। सर हमने फर्नीचर बेच दिया। अब फर्नीचर बेचा तो फंड का इंतजाम कहां से होगा? फर्नीचर को बेच के। तो फर्नीचर को खरीदना क्या था? एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो फर्नीचर को बेचना क्या हो गया? सोर्स ऑफ फंड। पैसे आए ना उधर से, माल आया कि नहीं आया?
मुद्दा यहाँ पैसे का है बाबा, पूरी दुनिया पैसे के पीछे घूम रही ली, अपने को भी किधर जाने का, पैसे के पीछे जाने का। तो पैसा किधर से आया? फर्नीचर बेच के। तो अब फर्नीचर को बेचना क्या हो गया? सोर्स ऑफ फंड। एसेट कौन सी बढ़ गई तुम्हारी? कैश। तो जो तुम्हारे पास में कैश पड़ा हुआ है ना तुम्हारी जेब में, कि सर मेरे पास 50,000 रुपए कैश नकदी पड़ी हुई है, वो भी एप्लीकेशन ऑफ फंड है। कैश रखना कोई ईमानदारी और समझदारी की बात नहीं है। अबे लगा दो, एफडी बना दो, अगर 6 महीने तक काम नहीं है उसका तो कुछ तो कमा के देगा कि नहीं वो पैसा भी। तो कैश को अपने पास में मेंटेन करना भी अपने आप में क्या है? एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो होता यह है कि कोई भी ट्रांजैक्शन होगा उसके दो इफेक्ट हमेशा कौन से होंगे? एक तो सोर्स ऑफ फंड और दूसरा एप्लीकेशन ऑफ फंड। और हर एक ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट अकाउंट की बुक में आपको रिकॉर्ड करना है। अब रिकॉर्ड करने का तरीका क्या हो? तो पुराने लोगों ने कह दिया हमेशा सोर्स को कहां रिकॉर्ड किया करेंगे? अपने पेज के राइट हैंड साइड में। और हमेशा एप्लीकेशन को कहां रिकॉर्ड किया करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। तो उन्होंने एक सिंपल सा फंडा बना दिया, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज इज नोन एज। अब क्योंकि इतना किसको समझाते बैठोगे तुम? किसको समझाओगे बेटा ये सोर्स ऑफ फंड होता है, ये एप्लीकेशन ऑफ फंड होता है? भाई एक बिजनेसमैन को या एक अकाउंटेंट को तो उस जमाने में, यहां पर मैं बात कर रहा हूं 1400 और 1500 सेंचुरी की, यानी 1400 ईस्वी और 1500 ईस्वी जो कहते थे ना अपन, मैं तब की बात कर रहा हूं। अब उस समय तो बेटे बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करना होता था, किसी को चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट थोड़ा ना बनना होता था उस समय। तो अब अकाउंटेंट करने के लिए अब किसी को थोड़ी बिठाल बिठाल के समझाओगे कि देख बेटा एक सोर्स ऑफ फंड, एक एप्लीकेशन ऑफ फंड, इसको इधर इसको इधर। उन्होंने कहा देख बेटा अकाउंटिंग करना होगी ना, एक पेपर लेने का, पेपर को बीच से मोड़ने का, पेपर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, पेपर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो जिधर से पैसे का इंतजाम हो रहा है वो कहां पे लिखने का? सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड क्या है? क्रेडिट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड। और जहां पैसा खर्चा किया उसको कहां लिखने का? राइट हैंड साइड में। कहानी खत्म। इतने में भी अकाउंटिंग सीख जाता था। उस समय तो बिजनेस बड़ा सिंपल हुआ करता था, ज्यादा उधारी उधारी के ट्रांजैक्शन होते नहीं थे। तो इसीलिए ये बेटे इसके रूल पड़ गए। और आगे चलते हैं। ठीक है सर ये एप्लीकेशन ऑफ फंड कैसे पहचाने और सोर्स ऑफ फंड कैसे पहचाने? अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया, सर हाउ टू आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ फंड एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन ऑफ फंड, क्योंकि अब तो डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करने हैं आपको। तो इसको पता करने के लिए 2 अलग अलग अप्रोचेस का मतलब आप ये भी कह सकते हैं स्कूल ऑफ थॉट, यानी सोचने की तरीके। 2 अलग अलग सोचने के तरीके डेवलप हो गए। सर 2 अलग अलग तरीके कौन से डेवलप हो गए सोचने के? तो सोचने के 2 तरीके जो डेवलप हुए वो कुछ इस तरीके से थे। इसमें जो पहला तरीका है वो कहलाता है ट्रेडिशनल अप्रोच। क्या कहलाता है बेटा? पहला जो तरीका है इसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल अप्रोच। और दूसरा जो तरीका है इसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉडर्न अप्रोच। सर ये लिखना है? बिल्कुल नहीं लिखना है बेटे, सब लिख के दे रखा है मैंने, मैं आपको वही पढ़वा दूंगा। एक होता है ट्रेडिशनल अप्रोच और एक होता है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच किस पे बेस्ड है? तो ट्रेडिशनल अप्रोच इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। किस पे बेस्ड है ये? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पे बेस्ड है। ये कहते हैं असर अकाउंट क्या होता है? अकाउंट का मतलब होता है अलग अलग वेरिएबल्स। अकाउंटिंग वेरिएबल्स को हम लोग क्या कह देते हैं? अकाउंट कह देते हैं। तो ये कहते थे कि भाई आप जितने भी टाइप के अकाउंटिंग वेरिएबल्स या अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करें। ठीक है ना? क्या कहती है? कितनी कैटेगरी बनानी पड़ेगी? 3 कैटेगरी। सर ये 3 कैटेगरी कौन सी होगी? पहली कैटेगरी होगी इसके अंदर पर्सनल अकाउंट, ठीक। दूसरी कैटेगरी होगी इसके अंदर कौन सी बेटा? दूसरी कैटेगरी होगी इसके अंदर रियल अकाउंट। और तीसरी कैटेगरी कौन सी होगी इसके अंदर? नॉमिनल अकाउंट, ठीक। तो ये कहते हैं कि आपको अगर अकाउंटिंग करनी है तो आपके जितने अकाउंटिंग वेरिएबल्स हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करो। एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट, ठीक। अब किसी ने कहा कि सर ये पर्सनल अकाउंट क्या होता है, या पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या क्या आ सकता है? कौन कौन से अकाउंट ऐसे हैं जो पर्सनल अकाउंट के अंदर आ सकते हैं? तो अपन ने भी कह दिया, नाम पढ़ क्या लिखा है? पढ़ना नाम क्या लिखा है? पर्सनल अकाउंट। तो इसमें सिर्फ किसके अकाउंट आएंगे? पर्सन के अकाउंट आएंगे। पर्सन का मतलब इंडिविजुअल, नाम में ही सब कुछ है। सर लेकिन हमने तो एक पुराने राइटर की बात करी थी, वो तो कहता था व्हाट इज इन द नेम। तो मैंने कहा बेटे जब उसको कहना ही था कि व्हाट इज इन द नेम, तो नीचे अपना नाम काय को लिखा उसने? फिर बोल के चुप हो जाता, व्हाट इज इन द नेम। लेकिन उसको भी तो मालूम था नेम, एवरीथिंग इज इन द नेम। तब तो उसने अपने कोट के नीचे अपना नाम लिखा कि नहीं लिखा?
ठीक है सर, उसका नाम क्या था? ऐसे पागल आदमियों के नाम में अपने मुंह से लेना पसंद नहीं करता। आगे चलो, ठीक है, उसने नहीं बोला तो हम क्यों बताएं, आगे बढ़े। तो सर यहां पर पर्सनल अकाउंट के अंदर किसके अकाउंट आएंगे? तो बेटे पर्सनल अकाउंट के अंदर जितने भी आपके इंडिविजुअल मतलब इकलौते पर्सन टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनके अकाउंट आएंगे। सर ये इंडिविजुअल कितने टाइप के हो सकते हैं? तो बेटे इंडिविजुअल नॉर्मली 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन से? एक होते हैं बेटे नेचुरल पर्सन। क्या होते हैं? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब यहां पर यह है कि जब आप बिजनेस के अंदर कोई भी डीलिंग करते हैं, कोई भी अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं, तब उस कंडीशन में आप बेटे कहीं ना कहीं अपने बिजनेस ट्रांजैक्शन नेचुरल बॉर्न पर्सन के साथ में परफॉर्म करते हैं। उनके साथ अगर कोई पैसे देना है, लेना है, या उनको कोई पैसे देना है, उनके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको जब रिकॉर्ड किया जाता है, तो ऐसे अकाउंट्स को क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन के जो अकाउंट होते हैं उन अकाउंट्स को कहा जाता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इतना ठीक? जैसे बेटे मान लो बेटे मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं। अब पढ़ाने के लिए भाई मैंने कहा कि इनको क्या कहते हैं, नोट्स भी देने पड़ेंगे, हार्ड कॉपी नोट्स देने पड़ेंगे। अब मैंने हार्ड कॉपी नोट्स तो लिख लिए, बना लिए, सब कुछ कर लिया मैंने, लेकिन भाई उसका प्रिंट आउट भी तो निकाल के देना पड़ेगा, उसको भी तो एक बुक के बुकलेट के फॉर्म में तो कन्वर्ट करके देना पड़ेगा कि नहीं? तो मैंने नीचे कहा कि अब नीचे बेटे एक फोटोकॉपी वाले राम भैया, मैंने कहा राम भैया मैं ना आपको पीडीएफ भेज रहा हूँ, उसकी ना फटाफट 5 कॉपी बना के भेज दो मेरे को। उनने भेज दिए। पैसे दिया क्या मैंने? भी नहीं। मैंने तो क्या ट्रांसफर किया था? पीडीएफ ट्रांसफर किया, उनने फोटोकॉपी निकाली, उसकी बढ़िया बाइंडिंग करी, बुक की शक्ल में उसको कन्वर्ट किया, उठा के बुक भिजवा दी। लेकिन आज नहीं तो कल तो पैसे देना पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि कभी नहीं देना पड़ेंगे, कभी तो पैसे देने ही पड़ेंगे ना आपको। तो आप यहां पे जब एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ में डील करते हैं जो प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल पर्सन। ठीक? लेकिन सर आप मतलब प्राकृतिक रूप से जो पैदा हुआ है वो नेचुरल पर्सन, मतलब एग्जांपल बताओ। फॉर एग्जांपल बेटे आप कह सकते हैं राम अकाउंट। ठीक है ना? जैसे बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, जॉन अकाउंट, रहीम अकाउंट, जॉन अकाउंट, रहीम अकाउंट। अरे सर बस हो गया, और कितने नाम लिखोगे? ठीक है बेटे, सर्वधर्म संभाव दिखना चाहिए ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे हैं भाई भाई, इसलिए सारे टाइप के नाम आप आ गए। आगे चले सर, अगर एक नेचुरल पर्सन के अकाउंट होते हैं तो क्या ऐसे कोई आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं? हाँ बेटे, कुछ आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं। सर आर्टिफिशियल पर्सन जैसे बेटे, अब देखो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक? हेलो सर, ऑफलाइन में कितने स्टूडेंट हैं? बेटे ऑफलाइन में लगभग बेटे 150-200 बच्चे बैठे हैं। आओगे? मतलब मेरे समझ में नहीं आता ये कौन सा पैरामीटर है यार तुम लोगों का कि सर ऑफलाइन में कितने बच्चे हैं? ज्यादा बच्चे होंगे इसका मतलब तभी आप अच्छा पढ़ाते होंगे, तभी हम आपसे पढ़ेंगे। कम बच्चे होंगे मतलब आपको पढ़ाते नहीं आता सर, तो आपके पास तो बैठना बेकार है। ठीक है भाई, अगर इसी पैरामीटर से चल रहे हो तो चलो बेटे, लेकिन अब क्या करेंगे? आगे चले। हाँ, अब बेटे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लेकिन क्या आप लोग मुझे डायरेक्टली पेमेंट करेंगे? नहीं। कल को जब फीस की बात उठेगी तो पेमेंट किसको किया जाएगा? यूनिक एकेडमी को किया जाएगा। मैं तो यूनिक एकेडमी से पैसे लूंगा ना। ठीक है, अब बेटे 3 बैठे, 300 बैठे, 3000 बैठे, मेरे को तो यूनिक एकेडमी से जो अमाउंट लेना है वो तो यूनिक एकेडमी से लूंगा ना। मैं टीचर आदमी हूं। अब तुमको कह तो अगर मुझसे कहोगे कि सर हमको फीस पे करना है, तो मैं थोड़ी करेगा लाओ मुझे देके चले जाओ। मैं तो बोलूंगा नीचे जाओ ऑफिस से, ऑफिस में जाके पे कर दो। तुम फीस देते हो नहीं देते, तुमसे यूनिक एकेडमी वाले फीस लेते हैं नहीं लेते, वो तुम्हारा और यूनिक एकेडमी के बीच का मामला है। मैं तो पढ़ाने आया हूं ना, मैं तो साफ बोलूंगा भैया इतने इतने स्टूडेंट थे, अपना इतना इतना हिसाब बन गया। अब यूनिक एकेडमी वाले मुझसे बोल सकते हैं कि नवनीत सर वो फीस ही नहीं आई है, हमने तो फ्री में बच्चों को पढ़ा दिया था, तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। ठीक है, तब मेरे लड़के बच्चे का फ्री में पढ़ जाएंगे क्या? बताओ, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो भाई मुझे तो जो पैसे लेने यूनिक एकेडमी से वो तो पैसे मैं ले ही लूंगा उनसे, लेकिन जब तक मुझे पैसे नहीं मिल जाती तब तक मेरी डीलिंग किसके साथ चल रही है? क्या मेरी डीलिंग बेटे मंदानिया सर के साथ में चल रही है? नहीं। क्या मेरी डीलिंग आशीष पारेख सर के साथ में चल रही है? नहीं। क्या मेरी डीलिंग सौमिल सर के साथ में चल रही है? नहीं। सौमिल सर अपना टैक्स पढ़ाते, मैं अपना अकाउंट पढ़ाता हूं, बात खत्म। तो फिलहाल मैं किसके साथ में डील कर रहा हूं? आई एम डीलिंग विद यूनिक एकेडमी। तो अब मैं क्या किसी एक नेचुरल पर्सन के साथ में डील कर रहा हूं? नो, आई एम डीलिंग विद होल ऑफ द इंस्टीट्यूशन। अब कल को अगर मंदानिया सर कहते हैं कि नवनीत सर आजकल में कोई 11-12 पढ़ाने का टाइम नहीं मिलता, एक काम करो अपना 11-12 के 2-4 चैप्टर पढ़ाने एम्बिशियस एकेडमी आ जाया करो। मैंने कहा ठीक है सर आ जाऊंगा, मेरे को क्या दिक्कत है, अपन तो वैसे ही पढ़ाने वाले हमारे टाइप के लोग हैं, जहां हमाली करने वो लोग खड़े हो जाएंगे, पसीना तो वहां नहीं है अपने को, और क्या अपन भी चले गए पढ़ाने के लिए।
अब उस समय बेटे मैं क्या नवनीत सर के साथ में डील कर रहा हूं? नहीं, आई एम डीलिंग विद एम्बिशियस एकेडमी। तो वहां पर जो मेरा पैसों का लेन देन है वो एक आम आदमी के साथ में नहीं है, वो पैसों का लेन देन किसके साथ में है? एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन के साथ में है। तो जब कभी आप एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन के साथ में डायरेक्टली डील करने लगते हैं और आप ये नहीं देखते कि उस बिजनेस इंस्टीट्यूशन के पीछे कौन है, आपको तो इंस्टीट्यूशन से मतलब है बस, तो फिर वो क्या हो जाता है? आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। सर लेकिन ऐसा कैसे होता है? आप भी ना बड़ी इम्प्रैक्टिकल बात करते हो कभी कभी। मैंने कहा अच्छा, बैंक में अकाउंट ओपन किया है? बोलो ना, किस किस ने बैंक में अकाउंट ओपन किया? जल्दी हैंड रेस करो। ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ किस किस ने बैंक में अकाउंट ओपन किया है? तुमने किया? अभी तो हाथ ऐसा कर लेगा तो जान पे आ जाएगी, ऐसे कर ले, हाँ ठीक है। ऐसा कभी कभी आदमी को होना चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, नहीं तो बाद में बेटे गर्लफ्रेंड बड़ा चिल्लाएगी तेरे को, रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो। आगे चलते हैं। हाँ वो होता है ना बेटे, भयंकर रिस्पॉन्स करना पड़ता है वहां पे। तो उसने कुछ नहीं बोली तब भी बोलना पड़ता है, हाँ बेबी, हाँ सोना, हाँ, वो करना ही पड़ता है वहां पर, क्या करोगे, वो साला बिजनेस ही ऐसा है। तो ऐसी कंडीशन में मुद्दा ये है कि आपने बैंक से अकाउंट खोला, आपको मालूम उस बैंक का मालिक कौन है? कोई भी बैंक में जिसमें भी आपने अकाउंट खोल रखा होगा, मान लो बेटे आपने एक्सिस बैंक में अकाउंट खोल रखा है, आपको मालूम है एक्सिस बैंक का मालिक कौन है? आपको मालूम है एक्सिस बैंक में किसने पैसे लगाया? तो जब आप अपने बैंक में अकाउंट जाके ओपन करते हैं तो आप किसके साथ में डील कर रहे हो? एक्सिस बैंक के मालिक के साथ में डील कर रहे हो कि एक्सिस बैंक के साथ में डील कर रहे हो? सर एक्सिस बैंक के साथ में डील कर रहे हैं। आपने देखा कौन है उसका मालिक? आपको तो मालिक छोड़ो सर, हमको तो मैनेजर से ही मतलब नहीं है, भाड़ा में गया मैनेजर कौन है, हमने को तो अकाउंट ओपन करना था, हमने कर लिया। अपना काम क्या है? अकाउंट में पैसे जमा करेंगे, अकाउंट में से पैसे निकालेंगे। तो जब आप एक बैंक में खाता खुलाते हैं, जब आप अपने बैंक में एक अकाउंट ओपन करते हैं, तो आप इंडिविजुअल के साथ में डील नहीं कर रहे, आप किसके साथ में डील कर रहे हो? बैंक के साथ में। क्या बैंक नेचुरल पर्सन है? नहीं, बैंक भी अपने आप में एक इंडिविजुअल है, लेकिन उस इंडिविजुअल को पैदा करने वाला कौन है? इंसान, आर्टिफिशियल तरीके से। तो ऐसे जो अकाउंट्स होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जो नेचुरली तो पैदा नहीं हुए, इंसानों ने पैदा किया है आर्टिफिशियल तरीके से, लेकिन फिर भी आप ऐसे इंडिविजुअल्स के साथ में डील करना शुरू कर देते हैं, तो इनको कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा रे बेटा? बैंक। आप जिस भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन करवा रहे हो, समझ जाओ कौन सा अकाउंट है आपका? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। इतना ठीक है? अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की भी अपनी एक अलग से कैटेगरी बन जाती है, जिसको हम लोग कई बार कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्या कहते हैं हम लोग? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। सर अब ये क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? ये तो कुछ नया टाइप का सुना ही आया। नया टाइप का कुछ नहीं है, ये भी पुरानी बासी है। भाई मैं राम के साथ में डील कर रहा हूं, तो मुझे किसका अकाउंट ओपन करना चाहिए? राम का। मैं श्याम के साथ में डील कर रहा हूं, मुझे किसका अकाउंट ओपन करना है? श्याम का। मैं आशीष पारेख सर के साथ में पर्सनल डीलिंग कर रहा हूं, मुझे किसका अकाउंट ओपन करना? आशीष सर का अकाउंट। मैं नवनीत मंदानिया सर के साथ में पर्सनल डीलिंग कर रहा हूं, मुझे किसका अकाउंट ओपन करना? नवनीत मंदानिया सर का। ये सारी किस कैटेगरी में आ गए? नेचुरल पर्सनल अकाउंट। मैं यूनिक एकेडमी के साथ में डील कर रहा हूं, यूनिक एकेडमी अकाउंट ओपन करो सर, ये कौन सा अकाउंट है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। मैंने एक्सिस बैंक में अकाउंट ओपन किया, तो सर आप एक्सिस बैंक के साथ में डील कर रहे हो, एक्सिस बैंक अकाउंट ओपन करो, ये कौन सा अकाउंट हो गया? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं किसी आदमी के साथ में डील कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं किसी आदमी के साथ में डील कर रहा हूं, लेकिन मैं उस आदमी के नाम से अकाउंट ओपन ही नहीं करना चाहता। मैं कहीं ना कहीं उसका एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड ढूंढ लेता हूं और उसके रिप्रेजेंटेटिव वर्ड से ही मैं उसकी अकाउंटिंग करना शुरू कर देता हूं। तो ऐसे अकाउंट को क्या कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर ऐसा कौन सा अकाउंट होता होगा? आप बिना कुछ भी बात करते हो। बेटे एक बात बताओ, अभी अभी एक अकाउंट पढ़ा था आपने, कैपिटल अकाउंट पढ़ा था कि नहीं? क्या कैपिटल किसी इंसान का नाम है? बताओ ना, ए कैपिटल इधर आ, ऐसा सुना क्या तुमने आज तक? मैंने तो नहीं सुना बाबा, इतना घूम लिया आदमी ने इंडिया के अंदर, लेकिन कभी किसी का नाम कैपिटल तो सुना नहीं अपन ने। लेकिन ये असल में अकाउंट है किसका? एंटरप्रेन्योर का, बिजनेसमैन का, प्रोप्राइटर का, ओनर ऑफ द बिजनेस का अकाउंट है कि नहीं? तो अल्टीमेटली तुम बेटे कैपिटल अकाउंट में तो वही ट्रांजैक्शन बता रहे हो ना जो किसके साथ में हुए हैं? एंटरप्रेन्योर के साथ में हुए हैं। लेकिन क्या आपने एंटरप्रेन्योर के नाम से अकाउंट ओपन किया? नहीं, आपने किसके नाम से अकाउंट ओपन किया? कैपिटल। तो ऐसा नहीं लग रहा ये अकाउंट आपके बिजनेसमैन का ही है, लेकिन आपने उस अकाउंट के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव वर्ड यूज किया, कौन सा? कैपिटल। एक और एग्जांपल, ड्राइंग्स का भी नाम सुना है? ड्राइंग्स में भी आप किसके साथ डील कर रहे हो? बिजनेसमैन के साथ।
बिजनेसमैन जो बिजनेस की एसेट अपने घर पर्सनल पर्पस के लिए लेके चला गया, वो क्या है आपके लिए? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स भी क्या है आपके लिए? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सर और बताओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी कभी सुना है? आउटस्टैंडिंग सैलरी भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या? सर हमने एम्प्लॉय से काम करवा लिया, पैसे तो ले, काम तो करवा लिया, सर्विस तो ले लिया, अभी तक पैसे नहीं दिए। सो दिस मनी इज पेएबल टू एम्प्लॉय इन फ्यूचर। बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी उधारी है, ये आपकी ऑब्लिगेशन है, लेकिन टुवर्ड्स एम्प्लॉय। लेकिन कि फिर आप एक काम करो ना सर, जब राम नाम के हमारे मैनेजर की उधारी है तो राम अकाउंट ओपन कर दो। हमने कहा नहीं 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 नहीं, अगर सैलरी उधारी है तो हम अकाउंट कौन सा ओपन करेंगे? आउटस्टैंडिंग सैलरी। लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी तो किसी ना किसी उस आदमी को रिप्रेजेंट कर रही है ना, जिस आदमी को आप आगे जाके पेमेंट करने वाले। आउटस्टैंडिंग सैलरी किसी आदमी का नाम तो होता नहीं है, लेकिन पेमेंट तो किसी आदमी को ही करनी है कि नहीं आपको? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी। कभी आपने सुना प्रीपेड एक्सपेंसेस या एडवांस एक्सपेंसेस? तो आउटस्टैंडिंग इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये सारे कौन से अकाउंट हैं आपके? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। क्योंकि होते तो ये भी पर्सनल ही है पूरे के पूरे, लेकिन पर्सन का नाम ना लिख के हम कोई दूसरे वर्ड से इनके अकाउंट्स को ओपन करते हैं, तो क्या कहलाते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इतना क्लियर? अबे समझ में आया कि नहीं? ठीक है। दूसरी कैटेगरी कौन सी? रियल अकाउंट। तीसरी कैटेगरी कौन सी? नॉमिनल अकाउंट। अब सर रियल अकाउंट के अंदर क्या आएगा? जितनी एसेट्स हैं, सारी की सारी एसेट्स, ऑल एसेट्स, वो सारी की सारी एसेट्स कौन से अकाउंट में आएगी? रियल अकाउंट के अंदर आएगी। बस कुछ क्या छोड़ देना? एक्सेप्ट दोज विच आर कवर्ड, एक्सेप्ट दोज विच आर कवर्ड अंडर पर्सनल अकाउंट, अंडर पर्सनल अकाउंट। ठीक है सर, मतलब क्या कहना चाहते हो? बेटे वो सारी की सारी एसेट्स आपके लिए कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। लेकिन उन एसेट को छोड़ देना जो पर्सनल अकाउंट के अंदर ऑलरेडी कवर हो गई है। आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया, 10 लाख रुपए जमा किए, अभी बैंक आपकी एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट है। लेकिन बैंक ऑलरेडी किस कैटेगरी में चला गया? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में चला गया। मतलब बैंक को आप ऑलरेडी कहां भेज चुके हो? पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में तो भेज ही चुके हो, तो बैंक को छोड़ दो। फर्नीचर आपकी एसेट है, क्या ये पर्सन है? नहीं सर, ये इट इज नॉट द पर्सन, इट इज थिंग। ये कैमरा लगा हुआ है, ये मॉनिटर लगा हुआ है, ये सिस्टम लगा हुआ है, साउंड सिस्टम लगा हुआ है, ये टीवी लगी हुई है, पंखा लगा हुआ है, दुनिया भर का फर्नीचर रखा हुआ है, ये सारी एसेट्स हैं आपकी। लेकिन ये पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में तो नहीं आई है। तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, कैश, डेटर, इन्वेंट्री, ये सब आपकी एसेट्स हैं। और इन सारी एसेट्स को किस कैटेगरी में डालोगे आप? रियल अकाउंट की कैटेगरी। हाँ, सब 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 सब, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, नो हाउ, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप, ये सब किसकी कैटेगरी में जाएंगे? आपके रियल अकाउंट की कैटेगरी में जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एसेट टेंजिबल है कि इंटेंजिबल है, एसेट एसेट होनी चाहिए बस। और आगे चले, तीसरी कैटेगरी है सर नॉमिनल अकाउंट। देखो भाई, कायदे से देखा जाए तो अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ 5 चीजें होती हैं। कौन कौन सी? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम और एक्सपेंस। इतना ठीक है। सारी की सारी लायबिलिटी कहां आ गई? सारी की सारी लायबिलिटी कवर हो गई आपकी पर्सनल अकाउंट में। कहां कवर हो गई बेटे? आपकी पर्सनल अकाउंट में। सर ऐसा क्यों? भाई लायबिलिटी जब भी आप कहते हो मतलब आपको पैसे देना है, तो ये भी तो बोलोगे ना किसको पैसे देना है। और जहां तुमने बोल दिए किसको, मतलब पर्सन, पर्सन मतलब पर्सनल अकाउंट। समझ में आई बात? तो सारी की सारी लायबिलिटी किसके अंदर कवर हो जाती है? पर्सनल अकाउंट के अंदर। सर एसेट का क्या? कुछ एसेट किसके अंदर कवर हो जाती है? पर्सनल अकाउंट के अंदर। जैसे कि बैंक, डेटर्स, ये सब किसके अंदर आ गए? आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर। जो बची हुई एसेट है, बची खुची एसेट का ठिकाना कौन बेटा? रियल अकाउंट। कैपिटल किसके अंदर कवर हो गई? पर्सनल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल की कैटेगरी क्या बना दी हमने? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो ये किसके अंदर कवर हो गई? पर्सनल अकाउंट के अंदर। अभी क्या बच गया रे बेटा? इनकम और एक्सपेंस। इसके लिए तीसरी कैटेगरी कौन सी? नॉमिनल अकाउंट। तो जितनी भी आपकी इनकम है, ठीक है ना, जितनी भी आपकी इनकम है, इसको एक काम करता हूं कलर बदल देता हूं। हाँ,
जितनी भी आपकी इनकम है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं, जितने भी आपके गेन हैं, जितने भी आपके लॉसेस हैं, वो सब किसके अंदर आ जाएंगे? आपके नॉमिनल अकाउंट के अंदर आ जाएंगे। बढ़ गई 5 चीजें। तो ये हो गई बेटे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। और अकाउंट की इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पर बनते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अंडर द मॉडर्न अप्रोच? अब ये डिस्कशन होगा हमारा कल। ठीक है, चलो बेटे बाय बाय। ऑनलाइन वाले बच्चों बेटे बाय बाय। अरे आप लोग की आखिरी क्लास कितने बजे रहती है? मतलब खत्म कितने बजे होती है? 11:30 बजे। ओके, हाँ, ओके ओके।